नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू स्टडी विद श्रेया। आज हम पढ़ेंगे सेल बायोलॉजी के बारे में। अगर कोई अपने हाथ को ध्यान से देखे तो वो बिल्कुल ठोस लगता है ना। मतलब हड्डियां हैं, मांसपेशियां हैं, चमड़ी है। हाँ बिल्कुल, एकदम सॉलिड और जुड़ा हुआ लगता है। सही में सब कुछ एक सिंगल जीव का हिस्सा लगता है। लेकिन क्या हो अगर सच्चाई इससे बिल्कुल अलग हो? अच्छा, किस तरह से अलग? क्या हो अगर हम सच में एक अकेले जीव हैं ही नहीं, बल्कि हम चलती फिरती एक मेगा सिटी हैं जो लगभग 36 ट्रिलियन छोटे छोटे एलियन से बनी है। ओह वाओ, 36 ट्रिलियन, ये तो दिमाग घुमाने वाला नंबर है ना? आज के इस गहरे विश्लेषण में हमारा मिशन उन्हीं स्रोतों और नोट्स को खंगोलना है जो जीवन की सबसे छोटी पर सबसे कॉम्प्लेक्स इकाई यानी सेल के रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। बिल्कुल। और ये सेल कोई आम ईंट पत्थर नहीं है हमारे शरीर के। हाँ, और आज हम बस ऊपर ऊपर की बात नहीं करेंगे। एक आम पुरुष के शरीर में लगभग 36 ट्रिलियन कोशिकाएं होती हैं और एक महिला में करीब 28 ट्रिलियन। ये नंबर इतना बड़ा है कि मैं तो अंदाजा भी नहीं लगा पा रही थी। सही बात है, ये संख्या सच में माइंड बॉगलिंग है। सोचिए कि धरती पर जितने इंसान है ना, उससे कई हजार गुना ज्यादा सेल्स एक अकेले इंसान के अंदर मौजूद हैं। बाप रे। और अगर हम इस पूरे 3D ब्लूप्रिंट को समझना चाहते हैं तो हमें थोड़ा हिस्ट्री में जाना होगा। 1665 के आसपास। 1665? तब तो उतने एडवांस टेक्नोलॉजी भी नहीं होगी। एग्जैक्टली। ये वो वक्त था जब रॉबर्ट हुक नाम के वैज्ञानिक ने एक मृत कॉर्क यानी पेड़ के छाल के टुकड़े को अपने बनाए एक बहुत ही साधारण माइक्रोस्कोप के नीचे देखा था। अच्छा, तो उनने वहां क्या देखा? उन्हें उसमें मधुमक्खी के छत्ते जैसे छोटे छोटे खाली डब्बे दिखे। उन्होंने इन डब्बों को सेल का नाम दिया। उस वक्त उन्हें लगा था कि ये बस खाली रूम जैसा कुछ है। ओह, तभी इसका नाम सेल पड़ा। हाँ, पर उस आम से दिन से लेकर आज तक हमारी समझ कितनी बदल चुकी है। हमारे नोट्स में 2017 के ह्यूमन सेल एटलस इनिशिएटिव का जिक्र है। हाँ, मैंने पढ़ा था उसके बारे में। ये ग्लोबल इनिशिएटिव है ना? बिल्कुल, जिसका मकसद ह्यूमन बॉडी की हर एक सेल का एक विशाल 3D मैप तैयार करना है, ताकि हम देख सके कि इन खाली दिखने वाले डब्बों के अंदर आखिर कितनी कॉम्प्लेक्स दुनिया बसी है। सोचना अजीब लगता है कि 1665 के उन साधारण डब्बों से निकलकर आज हम एक 3D मैप तक पहुंच गए, और इनके साइज का जो अंतर है ना, वो किसी अचंभे से कम नहीं लगा मुझे। हाँ, साइज का वेरिएशन तो बहुत एक्सट्रीम है। जैसे ह्यूमन बॉडी की सबसे छोटी सेल रेड ब्लड सेल RBC होती है, ये सिर्फ 7.5 माइक्रोमीटर की होती है। सही कहा। और इसके ठीक विपरीत जो सबसे बड़ी सेल है यानी अंडाणु या ओवा, वो 150 माइक्रोमीटर तक बड़ी होती है। एक ही शरीर में आकार का इतना बड़ा अंतर, वो भी माइक्रोस्कोपिक लेवल पर, जो खुद में हैरान करने वाली बात है। एग्जैक्टली। लेकिन इस एडवांस 3D मैप में जाने से पहले मैं थोड़ा शुरुआत से समझना चाहती हूँ। आखिर इस मशीन की शुरुआत कैसे हुई? पहले से तो सेल इतनी एडवांस नहीं रही होंगी ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस सवाल का जवाब हमें एवोल्यूशन यानी विकासवाद के नजरिए से देखना पड़ेगा। शुरुआती सेल्स ऐसी बिल्कुल नहीं थी जैसी आज हैं। तो वो कैसी दिखती थी? उन्हें हम प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं। अगर हम इनकी बनावट पर ध्यान दें तो इनमें कोई अलग अलग विभाग या कमरे नहीं थे। अगर मैं इसको आम जिंदगी के हिसाब से देखूं तो एक प्रोकैरियोटिक सेल एक पुराने स्टूडियो अपार्टमेंट की तरह लगती है मुझे। स्टूडियो अपार्टमेंट? वो कैसे? मतलब एक ऐसी जगह जहाँ सोते भी वही हैं, खाना भी वहीं बनता है और बैठने की जगह भी वही है। सब कुछ बस एक ही खुले हिस्से में पड़ा हुआ है। इनमें कोई ट्रू न्यूक्लियस यानी वास्तविक केंद्रक नहीं होता। हाँ, ये एनालॉजी बहुत बढ़िया है। और उनका जो DNA है, जो उनकी सबसे कीमती जानकारी है, वो किसी वॉल्ट या तिजोरी में बंद होने के बजाय बैक्टीरिया की तरह बस ऐसे ही सेल के फ्लूइड में खुले में तैरता रहता है। एग्जैक्टली। इनमें न्यूक्लियस को घेरने वाली झिल्ली, जिसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, वो पूरी तरह एब्सेंट होती है। तो फिर ये सिस्टम चेंज कैसे हुआ? देखो, स्टूडियो अपार्टमेंट वाली बात समझने के लिए ठीक है, पर उसकी एक कमी होती है। वहां काम को लेके बहुत कंफ्यूजन हो सकती है। हाँ, जगह कम हो और सब कुछ वहीं हो तो मेस तो होगा ही। सही बात। इसीलिए करोड़ों साल बाद एक जबरदस्त एवोल्यूशनरी लीप आया, जिसे हम यूकैरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं। ये सेल्स किसी स्टूडियो अपार्टमेंट की जगह एक मॉडर्न शहर या एडवांस्ड कॉर्पोरेट ऑफिस की तरह हैं। अच्छा, मतलब प्रॉपर कैबिन्स और डिपार्टमेंट्स। बिल्कुल। इन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट शुरू किया, डिवीजन ऑफ लेबर यानी काम का विभाजन।
हर खास काम के लिए एक अलग झिल्ली से ढका हुआ अंगक या मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल बनाया गया। तो हम लोग यूकैरियोटिक हैं? हाँ, हम इंसान, जानवर और पेड़ पौधे इसी एडवांस्ड यूकैरियोटिक ढांचे से बने हैं। यहाँ हर छोटी से छोटी चीज अपनी तय जगह पर होती है और इस वजह से उनकी एफिशिएंसी हजारों गुना बढ़ गई। तो यूकैरियोटिक सेल्स ने एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए खुद को डिपार्टमेंट्स में बांट लिया। लेकिन अगर ये एक एडवांस्ड शहर है तो किसी भी शहर को सुरक्षित रखने के लिए मजबूत दीवारें चाहिए होती है ना? हाँ, सुरक्षा तो सबसे जरूरी है। तो सेल अपनी सुरक्षा कैसे तय करती है? हमारे नोट्स यहाँ एक सुरक्षा कवच यानी आर्मर की बात करते हैं। देखो, हर शहर की एक सरहद होती है, एक दीवार होती है। सेल की इस सबसे बाहरी दीवार को हम सेल वॉल या कोशिका भित्ति कहते हैं। इसका मुख्य काम सेल को बाहरी खतरों, पैथोजन से बचाना और शेप देना है। क्या हर सेल में एक ही जैसी दीवार होती है? यही तो सबसे हैरान करने वाली बात है। हर प्रजाति ने अपना अलग तरीके का आर्मर बनाया है। जैसे पौधों ने अपनी दीवार सेल्यूलोज से बनाई है, जो उन्हें कठोरता और लचीलापन दोनों देता है। और बाकी ऑर्गेनिजम्स में? कवक यानी फंगी ने अपना आर्मर चिटिन से बनाया है। कभी किसी कीड़े का सख्त खोल देखा है आपने? हाँ, वो जो बहुत कड़क सा होता है बाहर से। वो भी चिटिन का ही बना होता है। और बैक्टीरिया ने पेप्टिडोग्लाइकिन का आर्मर पहना है। ये अपने आप में एक बेहतरीन डिफेंस मैकेनिज्म है। वाओ, सबने अपनी अपनी टेक्निक निकाल ली। यहाँ तक कि पौधे केमिकल वॉरफेयर तक करते हैं। खतरे के टाइम पौधे एक खास रसायन बनाते हैं जिसे फाइटोएलेक्सिन्स कहा जाता है, जो संक्रमण को वहीं रोक देता है। एक मिनट, मैं यहाँ थोड़ा उलझ रही हूँ। हाँ, पूछिए। अगर हर सेल ने अपने चारों तरफ एक इतनी ठोस, भेदी ना जा सकने वाली दीवार बना ली है, तो कोशिका जिंदा कैसे बचेगी? मेरा मतलब है, एक पूरी तरह बंद किले में तो कोई पोषक तत्व अंदर जाएंगे नहीं ना, वो भूखी नहीं मर जाएगी? ये उलझन बहुत कॉमन है, लेकिन प्रकृति ने इसका एक शानदार समाधान निकाला है। अच्छा, कैसे? सबसे पहले तो दो सेल्स को आपस में जोड़ने के लिए एक खास किस्म का सीमेंट होता है, जिसे मिडिल लमेला कहते हैं। ये कैल्शियम पेक्टेट से बना होता है, जो दो दीवारों को एक साथ चिपकाए रखता है। ओके, तो वो एक दूसरे से चिपके रहते हैं। हाँ, अब आते हैं इस सवाल पर कि दीवार के आर पार चीजें कैसे जाती हैं। ये दीवारें पूरी तरह से सील नहीं होती। इनके बीच में बहुत ही पतली सुरंगें होती हैं, जिन्हें प्लाज्मोडेस्माटा कहा जाता है। तो इन सुरंगों के जरिए सामान आता जाता है? एग्जैक्टली। इन्हीं सुरंगों के जरिए दो सेल्स के बीच पोषक तत्वों और मैसेजेस का आना जाना होता है। लेकिन असली मैजिक या असली कंट्रोल इस बाहरी दीवार के पास नहीं होता। फिर किसके पास होता है? उसके ठीक अंदर एक और परत होती है, जिसे सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली कहते हैं। तो मतलब जो सेल मेम्ब्रेन है वो कोशिका का असली गेट कीपर है। सही पकड़ा आपने। सेल मेम्ब्रेन सिर्फ एक दीवार नहीं है, बल्कि एक हाईली एडवांस्ड इंटरनेशनल बॉर्डर के स्मार्ट फिल्टर की तरह काम करती है। स्मार्ट फिल्टर? हाँ, इसका काम करने का तरीका सिलेक्टिव परमियाबिलिटी यानी चयनात्मक परगम्यता के सिद्धांत पर चलता है। ये झिल्ली लगातार माहौल को मॉनिटर करती है और तय करती है कि क्या अंदर आएगा और किसे बाहर निकालना चाहिए। हर चीज अंदर नहीं आ सकती। और ऐसा करना इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि सेल को अपने अंदर एक एकदम स्थिर और संतुलित माहौल बनाए रखना होता है, जिसे होम्योस्टैसिस कहते हैं। बाहर चाहे कुछ भी हो, तापमान बढ़ जाए या केमिकल्स कम हो जाए, सेल के अंदर की केमिस्ट्री नहीं बिगड़नी चाहिए। अगर ये केमिस्ट्री बिगड़ गई तो क्या होगा? अगर ये सेल मेम्ब्रेन किसी वजह से टूट जाए या फट जाए, तो आंतरिक संतुलन तुरंत बिखर जाता है। स्रोत इसे होम्योस्टैटिक कोलैप्स कहते हैं, जिसका मतलब है सेल का तुरंत मर जाना। ओह, तो सेल की मौत तय है अगर उसका बॉर्डर फिल्टर टूट गया। चलो, बॉर्डर की सिक्योरिटी तो समझ आ गई, पर इस पूरी शहर में क्या होना है? उसके ऑर्डर्स कहाँ से आते हैं? हमारा कंट्रोल सेंटर कहाँ है? उस कंट्रोल सेंटर को हम न्यूक्लियस कहते हैं। ये शहर का सबसे सुरक्षित वॉल्ट है। यहाँ पर सेल का डीएनए और क्रोमोसोम्स होते हैं। डीएनए तो हमारे जेनेटिक्स स्टोर करता है ना? बिल्कुल। डीएनए असल में ऑर्गेनिज्म की पूरी आनुवांशिक जानकारी की किताब है। जैसे किसी आर्किटेक्ट के पास इमारत का ब्लूप्रिंट होता है ना, वो ऐसा ही। सेल कब विभाजित होगी, कैसे काम करेगी, कौन से प्रोटीन बनाएगी, ये सब ऑर्डर्स न्यूक्लियस से आते हैं। चलिए, ब्लूप्रिंट तय हो गया, लेकिन ब्लूप्रिंट खुद तो इमारत नहीं बनाता ना, उसके लिए फैक्ट्री और वर्कर्स की जरूरत होती है। तो
ऑर्डर्स मिलने के बाद सेल के अंदर चीजें मैन्युफैक्चर कहाँ होती हैं? उसके लिए सेल के पास अपना मैन्युफैक्चरिंग हब है। हाँ, जब मैंने नोट्स पढ़े तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी ER के बारे में देखा। ये सेल की फैक्ट्री है और ये 2 तरह का होता है ना? हाँ, 2 अलग हिस्से होते हैं। बताइए आपने क्या पढ़ा? एक है रफ ER यानी खुरदुरा हिस्सा। इस पर छोटे छोटे मशीन जैसे दाने चिपके होते हैं जिन्हें राइबोसोम्स कहते हैं। ये राइबोसोम्स सीधा न्यूक्लियस से ब्लूप्रिंट पढ़ते हैं और उसके हिसाब से प्रोटीन बनाते हैं। इसलिए रफ ER सेल की प्रोटीन फैक्ट्री हुई। एकदम परफेक्ट समझाया आपने। और ER का ही एक दूसरा हिस्सा होता है जो पूरी तरह चिकना होता है, स्मूथ ER। इस पर राइबोसोम्स नहीं होते ना? नहीं, इस पर कोई राइबोसोम नहीं होता। इसका काम प्रोटीन बनाना नहीं है, बल्कि ये लिपिड यानी फैट बनाता है। और इसका एक और अहम काम है डिटॉक्सिफिकेशन करना। डिटॉक्सिफिकेशन मतलब जहर का असर कम करना। हाँ, शरीर को जहर या दवाओं के असर से बचाना। अगर कोई व्यक्ति दवा खाता है या शराब पीता है तो उसके लिवर में यही स्मूथ ER सबसे ज्यादा मेहनत करता है ताकि उस जहर को तोड़ा जा सके। ओह, तभी लिवर सेल्स इतना डिटॉक्स कर पाते हैं। और मैंने पढ़ा कि इन फैक्ट्रीज को अपनी जगह पर रखने के लिए सेल का एक इंटरनल ढांचा होता है जिसे साइटोस्केलेटन कहते हैं, जो माइक्रोट्यूब्यूल से बना होता है। बिल्कुल सही, ये सेल को पिचकने से बचाता है। फैक्ट्री लग गई, ब्लूप्रिंट आ गया, ढांचा भी बन गया, पर चाहे शहर हो या फैक्ट्री, सबको चलाने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या होती है? ऊर्जा। बिना एनर्जी के ये शहर तो डेड है। तो सेल आखिर बिजली कहाँ से लाती है? यहाँ एंट्री होती है हमारे सुपर हीरो की, माइटोकॉन्ड्रिया। इसे आमतौर पर कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। ये नाम तो सबने स्कूल में सुना होगा। हाँ, पर अगर डीप जाएं तो ये माइक्रोस्कोपिक पावर प्लांट है। यहाँ एक रासायनिक चमत्कार होता है जिसे सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहते हैं। तो क्या ये किसी इलेक्ट्रिक करंट जैसी एनर्जी बनाता है? काम कैसे करता है ये? देखो, माइटोकॉन्ड्रिया असल में हमारे खाए हुए खाने यानी ग्लूकोज और सांस लेने पर आने वाली ऑक्सीजन को आपस में मिलाता है। बिना किसी आग के ये कोशिका के अंदर उन्हें जलाकर एनर्जी पैदा करता है। C6H12O6 और ऑक्सीजन का रिएक्शन, राइट? इस रिएक्शन से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनता है, पर जो सबसे कीमती चीज बनती है वो है ATP। ATP मतलब क्या? ATP को आप सेल की छोटी, थोड़ी एक्सप्लोसिव बायोलॉजिकल बैटरी समझ लीजिए। जब भी सेल को कोई काम करना होता है, वो अपनी एक ATP बैटरी खर्च कर देती है। वाओ, बायोलॉजिकल बैटरीज। और इस एनर्जी को बनाने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया का आकार बहुत अनुकूल होता है। इसके अंदर मुड़ी हुई परतें होती हैं जिन्हें क्रिस्टे कहते हैं, और एक द्रव होता है जिसे मैट्रिक्स कहते हैं। वो मुड़ी हुई परतें अंदर की सतह को बड़ा कर देती हैं, ठीक वैसे ही जैसे लंबे धागे को गुच्छा बनाकर रखना। अच्छा, ताकि उसे एनर्जी बनाने के लिए ज्यादा जगह मिल जाए। लेकिन इन सब में सबसे हैरान करने वाली बात मुझे तब पता चली जब मैंने माइटोकॉन्ड्रिया की आजादी के बारे में पढ़ा। आप सेमी ऑटोनोमस नेचर की बात कर रही हैं। हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया आम ऑर्गेनल्स की तरह न्यूक्लियस के ऑर्डर्स का गुलाम नहीं है। इसे एक सेमी ऑटोनोमस यानी अर्ध स्वायत्त मशीन कहा जाता है, क्योंकि उसके पास अपना खुद का DNA और अपने खुद के राइबोसोम्स होते हैं। ये बहुत कम लोग जानते हैं। ये तो ऐसी बात हो गई कि शहर के पावर प्लांट ने अपनी खुद की अलग गवर्नमेंट बना रखी है। ये कैसे मुमकिन है? ये बायोलॉजी की सबसे रोचक थियरीज में से एक है। ऐसा माना जाता है कि अरबों साल पहले माइटोकॉन्ड्रिया असल में आजाद घूमने वाले बैक्टीरिया थे। वेट, सच में? हाँ, फिर वो किसी दूसरी सेल के अंदर गए और दोनों ने मिलकर एक अलायंस बना लिया। पर ये सेमी ऑटोनोमस फीचर सिर्फ इंसानों या जानवरों ने नहीं है, पौधों में भी एक ऐसी ही आजाद मशीन होती है। आप क्लोरोप्लास्ट की बात कर रहे हैं ना? बिल्कुल। अगर माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस है तो क्लोरोप्लास्ट पौधे की सेल का सोलर पावर्ड किचन है। इसका भी अपना अलग DNA होता है। तो क्या क्लोरोप्लास्ट का काम भी एनर्जी बनाना है? काम एनर्जी से ही जुड़ा है, पर इसका तरीका माइटोकॉन्ड्रिया से पूरी तरह उल्टा होता है। माइटोकॉन्ड्रिया खाने और ऑक्सीजन को तोड़कर ATP बनाता है, जबकि क्लोरोप्लास्ट हवा से CO2 लेता है, जमीन से पानी लेता है और सनलाइट का यूज करके खाना और ऑक्सीजन बनाता है, यानी फोटोसिंथेसिस। हाँ, इसके अंदर एक तरल द्रव होता है जिसे स्ट्रोमा कहते हैं, और सिक्कों जैसी दिखने वाली संरचनाएं होती हैं जिन्हें थाइलाकॉइड्स कहते हैं। इन्हीं में क्लोरोफिल होता है जो सूरज की धूप सोख लेता है। ये सच में दिमाग खुलने वाला है। और क्योंकि पौधे और जानवर अपनी एनर्जी इतने अलग तरीके से हासिल करते हैं,
उन्होंने जिंदा रहने के लिए अलग स्ट्रैटेजीज अपनाई हैं। हमारे नोट्स इसे स्टेबिलिटी वर्सेस मोबिलिटी का नाम देते हैं। ये बहुत जरूरी डिस्टिंक्शन है ना? इसे समझना बड़ा दिलचस्प है कि पौधों को एक ही जगह खड़े रहना होता है। वो खतरा देखकर भाग तो नहीं सकते, तो उन्हें स्थिरता और कठोरता चाहिए। इसलिए प्लांट सेल्स में ठोस सेल वॉल मिलता है, क्लोरोप्लास्ट मिलता है और एक बहुत ही विशाल वैक्यूल मिलता है। हाँ, और उस वैक्यूल की मेम्ब्रेन को हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। बचने के लिए मूवमेंट यानी मोबिलिटी चाहिए, इसलिए एनिमल सेल्स लचीली होती हैं। उनमें सेल डिवीजन के लिए एक खास अंगक सेंट्रोसोम होता है, जिसमें सेंट्रियोल्स होते हैं। और उनका कचरा निपटाने का सिस्टम भी बहुत अलग है। उनमें लाइजोसोम्स होते हैं, जिसे सुसाइड बैग्स भी कहा जाता है, राइट? बिल्कुल। अगर सेल में कचरा जमा हो गया है तो लाइजोसोम उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं। आपने दोनों के आंतरिक फर्क को बहुत बखूबी समझाया, लेकिन पौधों की स्थिरता का मतलब ये नहीं है कि उनके अंदर कोई हलचल नहीं है। मतलब? देखो, पौधे चल नहीं सकते, उनके अंदर खून पंप करने के लिए दिल नहीं है। फिर भी पानी 300 फीट ऊंचे पेड़ की चोटी तक पहुंच जाता है। इसके लिए उन्हें एक अनोखा इंटरनल हाईवे सिस्टम बनाना पड़ा है, जिसे हम टिश्यू स्पेशलाइजेशन कहते हैं। तो बिना किसी पंप के ये पानी ऊपर कैसे जाता है? पौधों में 2 तरह के हाईवेज होते हैं। पहला है जाइलम। ये ट्रैकीड्स और वेसल्स से बनी एक पाइपिंग सिस्टम है। इसका काम है रूट्स से जल और मिनरल्स को सीधा ऊपर की ओर खींचना। ये इवेपोरेशन पर काम करता है, इसलिए इस हाईवे पर ट्रैफिक सिर्फ एक तरफा यानी वन वे होता है, नीचे से ऊपर। और दूसरा हाईवे कौन सा है? दूसरा हाईवे है प्लोएम। पत्तियां जब खाना बना लेती हैं तो उस खाने को पेड़ के हर हिस्से तक ऊपर भी और नीचे भी पहुंचाने का काम फ्लोएम करता है। ये सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल से बना होता है और इसमें 2 तरफा 2 वे ट्रैफिक चलता है। ये तो बहुत एडवांस ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। और नोट्स में एक और चमत्कार का जिक्र है, सेल डिफरेंशिएशन या कोशिका विभेदन। पौधों के हिस्से अलग अलग सेल से बने होते हैं। मैंने पढ़ा था पेरेन्काइमा के बारे में। ये जीवित कोशिकाएं होती हैं जो खाना स्टोर करती हैं। हाँ, बिल्कुल सही। दूसरे नंबर पर आती हैं कोलेनकाइमा। इनमें पेक्टिन नाम का मटीरियल जमा हो जाता है जो पौधों को फ्लेक्सिबल सपोर्ट देता है। इसलिए तेज हवा में टहनियां झुक तो जाती हैं पर टूटती नहीं। और तीसरी सबसे दिलचस्प है स्क्लेरेनकाइमा। ये डेड सेल्स होती है ना? हाँ, स्क्लेरेनकाइमा असल में मृत कोशिकाएं होती हैं। इनके अंदर लिग्निन नाम का रसायन भर जाता है जो इन्हें सीमेंट जैसा सख्त बना देता है। जब आप नाशपाती खाते हैं और दांतों के नीचे एक दानेदार हिस्सा लगता है या नारियल का सख्त छिलका, वो सब स्क्लेरेनकाइमा होता है जो सिर्फ सपोर्ट के लिए बना है। सेल्स ने जरूरत के हिसाब से खुद को कितना ज्यादा ढाल लिया है। लेकिन इस पूरे शहर को जो इतने परफेक्टली चल रहा है, कभी ना कभी विभाजित यानी डिवाइड भी करना होता होगा। ये पूरी प्रोसेस एक सटीक टाइमलाइन पर चलती होगी। बिल्कुल। सेल डिवीजन के क्रम को हम 4 मुख्य हिस्सों में देखते हैं। सबसे पहला स्टेज है प्रोफेज। शुरुआत में डीएनए न्यूक्लियस के अंदर उलझे धागे जैसा होता है। प्रोफेज में ये धागे कंडेंस होकर एक ठोस एक्स शेप का क्रोमोसोम बनाते हैं। फिर आता है दूसरा स्टेज, मेटाफेज, है ना? हाँ, मेटाफेज। इसमें सभी क्रोमोसोम सेल के ठीक बीचों बीच एक सीधी लाइन में आकर खड़े हो जाते हैं। अच्छा, मेटाफेज को मैंने क्लिनिकल नोट्स में पढ़ा था। अगर डॉक्टर्स को किसी जेनेटिक खराबी का पता लगाना हो तो वो सेल को इसी स्टेज में रोक कर देखते हैं, क्योंकि इस लाइन में खड़े होने पर क्रोमोसोम सबसे ज्यादा क्लियर दिखते हैं। एग्जैक्टली। ये स्टेज वैज्ञानिकों के लिए बहुत मददगार है। इसके बाद तीसरा स्टेज आता है एनाफेज। इसमें सेल के दोनों किनारों से निकले स्पिंडल फाइबर्स इन क्रोमोसोम्स को बीच से फाड़कर ऑपोजिट पोल्स की ओर खींचने लगते हैं। और आखिरी स्टेज टीलोफेज। हाँ, टीलोफेज में दोनों किनारों पर नया न्यूक्लियस बनता है और कोशिका बीच से धंसकर 2 बिल्कुल नई कोशिकाओं में बढ़ जाती है। ये एक बहुत ही सटीक मशीन जैसा है, लेकिन ऐसी कोई मशीन नहीं बनी जिसमें कभी खराबी ना आए। जब इस परफेक्शन में एरर आता है तो शरीर उससे कैसे निपटाता है? अगर एक खराब सेल खुद को डिवाइड करने लगे तो? ये बायोलॉजी का बहुत गहरा मुद्दा है। आपने देखा होगा जब तेज धूप से सनबर्न होता है और चमड़ी निकलने लगती है, आपको पता है वो क्या है? क्या? डेड स्किन। हाँ, पर वो उन सेल्स का फैसला होता है जिन्हें समझ आ गया है कि यूवी रेज ने उनके डीएनए को बुरी तरह नुकसान पहुंचाया है। अगर वो जिंदा रहीं तो कैंसर बन सकती हैं, इसलिए वो खुद को खत्म कर लेती हैं। इसे एपोप्टोसिस या प्रोग्राम्ड सेल डेथ कहते हैं। ये एक हेल्दी प्रक्रिया है। ओह, तो मतलब सेल अपने पूरे शरीर को बचाने के लिए अपना बलिदान दे देती है। बिल्कुल।
और असली खतरा तब पैदा होता है जब ये एपोप्टोसिस का स्विच काम करना बंद कर देता है। तो सेल मरना बंद कर देती है? हाँ, अगर खराब सेल खुद को खत्म ना करे और अनियंत्रित तरीके से डिवाइड होने लगे तो इसी को हम ट्यूमर या कैंसर कहते हैं। और सिर्फ कैंसर ही नहीं, अगर सेल में खराब प्रोटीन बनने लगें ईआर पर स्ट्रेस की वजह से, तो अल्जाइमर्स और डायबिटीज जैसी बीमारियां भी होती हैं। आज हमने देखा कि एक अकेले सेल अपने आप में पूरा ब्रह्मांड है, चाहे वो प्लांट सेल की सेल्यूलोज दीवार हो, सेल मेम्ब्रेन का बॉर्डर फिल्टर हो, ईआर का मैन्युफैक्चरिंग हब हो या माइटोकॉन्ड्रिया का पावर ग्रिड। ये सारी आजाद मशीनें उस होम्योस्टेसिस के धागे से बंधी हुई हैं। बिल्कुल सही समरी दी आपने। और इस डीप डाइव को खत्म करने से पहले मैं श्रोताओं को एक ऐसी दिशा में मुड़ना चाहूंगा जो उन्हें सोचने पर मजबूर कर देगी। जरूर बताइए। आज हमने देखा कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जैसे ऑर्गेनल्स के पास अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम्स हैं। वो काफी हद तक आजाद हैं और एपोप्टोसिस के जरिए सेल्स ये फैसला खुद लेती हैं कि उन्हें कब जिंदा रहना है और कब बलिदान देना है। हाँ, उनकी ये आजादी सच में हैरान करती है। इस पर सोचिए, अगर हमारे अंदर की इन छोटी इकाइयों की अपनी अलग आजादी और सोच है, तो क्या हम सच में आईने के सामने दिखने वाला एक सिंगल ऑर्गेनिज्म है, या फिर हम 36 ट्रिलियन छोटे सेमी ऑटोनोमस जीवों का एक बहुत ही शानदार और अनुशासित अलायंस हैं जो दिन रात मिलजुल कर इस बड़े ढांचे को चला रहे हैं? वाओ, एक अकेले जीव या ट्रिलियन आजाद कोशिकाओं का गठबंधन, ये वाकई एक ऐसा विचार है जो अपना ही हाथ देखने पर एक नया नजरिया देगा। हमारा शरीर सिर्फ हमारा नहीं, बल्कि अनगिनत छोटी जिंदगियों का घर है। इस डीप डाइव को हम यहीं विराम देते हैं। आज के सफर में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए रहस्य के साथ।